Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है. साइंस चैप्टर नंबर 14 ये जनरल साइंस का एक यूनिट है. नेचुरल रिसोर्सेज, आपको मालूम है नेचुरल रिसोर्सेज कई सारे होते हैं. हमने काफ़ी सारे टाइम से आई थिंक 6, 7 और 8 कंटिन्यू 3 सालों के अंदर आपने कभी ना कभी तो ये यूनिट के बारे में और कहीं ना कहीं ये यूनिट आपने पढ़ाई होगा. ओके, सो अभी हम आज देखेंगे ये यूनिट स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है नेचुरल रिसोर्सेज. ये नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि नेचुरल के अंदर जो कुछ भी हमको मिलता है जिसको हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. देन आफ्टर रिसोर्सेज ऑन दी अर्थ. अर्थ के ऊपर कौन से रिसोर्स होते हैं. एयर यानी कि एटमॉस्फेयर के बारे में देखेंगे. देन आफ्टर विंग्स के बारे में देखेंगे. देन आफ्टर जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे आपके लिए होमवर्क के अंदर और रेफरेंसेस के मदद से आपको ये इजी होगा आपको ये लर्न करने में. फर्स्ट, yes, resources on the earth. The natural resource of the earth are air, water, soil, minerals and living organism. ये हमको सबको मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर यानी कि जो नेचर के अंदर जो कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि अर्थ के ऊपर जो कुछ भी रिसोर्स है जो नेचुरली है यानी कि एयर है, पानी है, हवा है, जमीन है, मिनरल्स है, मिनरल्स है और लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स है. तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो आपको मालूम है ये नेचुरली है तो उसको हम क्या बोलेंगे नेचुरल रिसोर्स. ये हमारे कोई ना कोई काम में आती है. ओके, सो इसकी मदद से हम काफ़ी सारे वर्क हमारे कंप्लीट कर सकते हैं. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज अ लिथोस्फियर. अभी हम ये रिसोर्स जो है हमारे हमने ये तो मालूम कर दिए, बट जो अर्थ के ऊपर के जो रिसोर्स है तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे लेयर्स होते हैं. ओके, सो ये जो लेयर्स है उसको हम क्या बोलते हैं उसके बारे में हम देखेंगे. सो द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फियर. अर्थ के आउटर क्रस्ट उसको हम बोलेंगे लिथोस्फियर. एंड द वाटर ऑन द अर्थ इज द हाइड्रोस्फियर. पानी के ऊपर की जो यानी कि अर्थ के ऊपर जो पानी है उसको हम क्या बोलेंगे हाइड्रोस्फियर. एंड द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड व्हेन द एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर इंटरैक्ट एंड इज द बायोस्फियर. तीनों के बीच में जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलेंगे बायोस्फियर. रिपीट करता हूँ, द आउटर लेयर इट इज कॉल्ड द लिथोस्फियर. वाटर ऑन द अर्थ द लेयर नोन इज अ हाइड्रोस्फियर. जो एयर है अर्थ के आसपास जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फियर. एंड जहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो यानी कि वो एटमॉस्फियर हो, हाइड्रोस्फियर हो या लिथोस्फियर हो, तीनों के इंटरेक्ट करें तो वहाँ पे हमको मिलेगा बायोस्फियर. यहाँ पे मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ. येलो वाला पोर्शन लिथोस्फियर. देन पानी जिस एरिया में है जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोस्फियर. एटमॉस्फियर जो एयर है सराउंडिंग. अभी आप बायोस्फियर देखेंगे तो यहाँ पे लिथोस्फियर भी है, एटमॉस्फियर भी है और हाइड्रोस्फियर. तीनों चीज़ एक साथ मिल रही है तो जिसको हम बोलेंगे बायोस्फियर. लाइक दिस. आप यहाँ पे ए डायग्राम के थ्रू आप समझ जाओगे कि किस तरह से होता है. फर्स्ट एटमॉस्फियर यहाँ पे, देन आफ्टर लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर. ये तीनों को हम सर्कल के थ्रू जो बीच वाला हमको पोर्शन मिलेगा यहाँ पे तीनों सर्कल, ये वाला फर्स्ट, ब्लू वाला, येलो वाला और ब्राउन वाला, ये तीनों के बीच का जो पोर्शन रहेगा जिसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर. सो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बायोस्फीयर के अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट, एयर यानी कि एटमॉस्फियर. एयर इज अ मिक्सचर्स ऑफ गैसेस ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड द अदर गैसेस. हम सबको मालूम है कि एयर है वो काफ़ी सारे गैस के मिक्सचर से बनी होती है. उसके अंदर ज़्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि पानी की वेपर और कुछ अलग अलग डिफरेंट गैसेस उसके साथ मिक्स होते हैं. सो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज टू ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज एंड गेट
एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज़। जो हमने रेस्पिरेशन देख लिया, हमको मालूम है कि हम ऑक्सीजन को ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं फॉर एनर्जी। सो दिस रिजल्ट इज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और CO2 बाहर निकालेंगे। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स ऑल्सो use oxygen and release the carbon dioxide. Then after, during the photosynthesis, green plants convert the carbon dioxide into glucose and the presence of sunlight. Okay, ये हमको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान भी जो CO2 वो अंदर लेती है और ऑक्सीजन बाहर निकालती है एट द रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस प्रोसेस हेल्प टू मेंटेन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस इन नेचर. ये क्या करेगी, हमारे बॉडी के पूरी प्रोसेस है ये एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करने में हेल्पफुल करेगी इन नेचर. काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इजीली समझ सकते हो. द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल. So the atmosphere covers the earth like the blanket. एटमॉस्फेयर क्या होगा, अर्थ के ऊपर एक ब्लैंकेट लपेटा हुआ है, उस ऐसा कुछ एक कवर है जिसको हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. उसके अंदर हीट पास नहीं हो सकती, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. इट प्रिवेंट्स द सडन इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे. इट इज ऑल्सो स्लो डाउन द एस्केप ऑफ द हीट ड्यूरिंग द नाइट. ओके, जब दिन के दौरान अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो गर्म हो जाएगा, और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, सनराइज होता जाएगा, वो वापस एट अ नाइट टाइम इट इज़ एस्केप हीट, वो हीट छोड़ देती है एट अ नाइट टाइम. सो द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज अ टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फ्रीली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड द थ्रू आउट द ईयर. सो उसकी वजह से पूरे दिन में उसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर मिलता है हमको. क्या करता है, दिन के दौरान वो अगर गर्मी रहेगी तो गर्म हो जाएगी हवा, ठंडी रहेगी तो ठंडी हो जाएगी, और रात के टाइम जो कुछ भी हीट उसने पकड़ी होगी वो एस्केप कर देगी. सो उसकी वजह से हमको पूरा ईयर, पूरा साल या पूरा डे एवरेज टेम्परेचर हमको मिलता है. अभी हम बात करेंगे हवा यानी कि विंड्स. सो द मूवमेंट ऑफ एयर. When air gets heated, जब हवा गर्म होती है, it is rise up and produce the low pressure and cool air moves take in place. These movements of air causes the winds. किसकी वजह से होता है, हवा जब गर्म होती है तो वो क्या करेगी, वो ऊपरी हवा के अंदर, वो ऊपरी एरिया के अंदर जाने का स्टार्ट करेगी और लो प्रेशर जनरेट करेगी, और जो ठंडी हवा है वो उसका प्लेस लेने की ट्राई करेगी. यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर के अंदर नीचे भी बताया, जो मैं लास्ट में भी बताने वाला हूँ. तो ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है, विंड्स की वजह से. यानी कि ગુજરાતીમાં કહું તો ગરમ હવા, જ્યારે હવા ગરમ થાય છે ત્યારે એ હવા છે એ ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે. જે હવા ઉપર જશે એટલે નીચેની હવા જે ઠંડી હશે એ ઉપરની હવા જેમ જેમ હવા ગરમ થતી થતી ઉપર ગઈ એટલે એ ઠંડી પડશે, ઠંડી પડે એટલે એ નીચે આવશે ને ઠંડી હવા પાછી ઉપર જવાની ટ્રાય કરશે. એટલે આખી આખી એક સાયકલ ક્રિએટ થશે જેને કહેવાય વિન્ડ્સ. સો ડ્યુરિંગ ધ ડે land gets the heated faster than the sea. દિવસ દરમિયાન જે જમીન છે એ ગરમ થવાની છે, અને સનની લીધે, सूर्य किरणों ने લીધે, सनराइज ने લીધે वो क्या करेगा, जो उसकी सरफेस है सी यानी कि ओशन सरफेस है वो भी गर्म होगी. सो द हॉट एयर अबोव द लैंड राइज अप एंड द कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स towards the land. So during the night, sea cools down slowly than the land. Okay. So the hot air above the sea rise up and the cool air from the lands move towards the sea. ये ज़्यादा पर ओशन के ऊपर, यानी कि जो अर्थ का एरिया है, यानी कि जमीन वाળો જે એરિયા છે ત્યાં વધારે ગરમી પકડાતી હોય છે, બરાબર છે. તો ત્યાંની હવા ગરમ થશે એના કમ્પેરમાં જ્યારે એ હવા જ્યારે હવામાં જશે તો જે હાઇડ્રોસ્ફિયરનો यानी कि जो ઓશન જે એરિયા છે, દરિયાઈ એરિયા છે, ત્યાંનો તાપમાન જમીનના તાપમાન કરતાં હવા ત્યાંની ઠંડી હશે. એટલે ધીમે ધીમે દિવસ દરમિયાન જે ઠંડી હવા છે એ ગરમ થવાની ટ્રાય કરશે, અને રાત્રિ દરમિયાન
જ્યારે રાત પડશે ત્યારે જે દરિયાનું પાણી છે એ ઠંડુ પડવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. यानी कि आप यहाँ पे एक देख सकते हैं इन अ डे टाइम गरम हवा ઉપર જશે, ઠંડી હવા નીચે આવશે. રાતના ટાઈમમાં આખી પ્રોસેસ ઊંધી જાય છે, ગરમ હવા પહેલાં ઉપર જાય છે અને ઠંડી હવા નીચે જાય છે. आप यहाँ જોઈ શકો છો. સો આ જે પ્રોસેસ છે એને કહેવાય વિન્ડ मूवमेंट यानी कि एयर मूवमेंट. सो आई होप आज का टॉपिक काफ़ी इजी रहा है. सो if any types of doubt, please ask me. I will definitely solve your doubts. So here the question answer for you as a homework. You have to send this homework. Define the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Then after, what is the role of the atmosphere in climate control? क्या उसका रोल है, ये आपको लिखना है एज अ होमवर्क. सो आज हम यहाँ तक रखेंगे एज अ रेफरेंस. आप सबके एनसीईआरटी की साइंस की टेक्स्ट बुक मिस्टर शिवा प्रसाद की स्लाइडशेयर एप्लीकेशन की मदद से कुछ स्लाइड्स, विकीपीडिया ऑफ नेचर रिसोर्सेज, उसकी मदद से मैंने विकीपीडिया का भी यूज़ किया है. सो आई होप आप सबको इजी लगा है. इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो अभी थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस.